हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द थीफ्स स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के जरिए बच्चों और युवाओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। उनका लेखन सरल और संवेदनशील होता है और इसमें भारतीय जीवन और संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। रस्किन बॉन्ड के अधिकांश लेखन में पहाड़ी सुंदरता और छोटे शहरों का चित्रण होता है, साथ ही वे मानवीय भावनाओं को भी बखूबी से व्यक्त करते हैं। द थीफ्स स्टोरी जैसे उनके लघु कथाएं जीवन की कठिनाइयों, धोखे और आत्ममूल्य के विषयों को छूती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द थीफ्स स्टोरी। जब मैंने अनिल से पहली बार मुलाकात की तभी मैं चोरी किया करता था। मेरी उम्र केवल 15 साल थी, लेकिन इस उम्र में ही मैं एक चतुर और अनुभवी चोर बन चुका था। मैंने अनिल को एक कुश्ती मुकाबले देखते हुए पाया। वह करीब 25 साल का लंबा दुबला पतला व्यक्ति था। उसका सरल और सहज स्वभाव देखकर मुझे लगा कि यह मेरे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। काफी दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस व्यक्ति का भरोसा जीतकर उसका फायदा उठाया जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद भी किसी पहलवान जैसे लगते हैं। मुझे पता था कि थोड़ी चापलूसी से दोस्ती आसानी से हो जाती है। अनिल ने तुरंत जवाब दिया, तुम भी कुछ कम नहीं लगते। यह सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही दुबला पतला था। अच्छा, मैं थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने पूछा। हरी सिंह। मैंने झूठ बोल दिया। मैं हर महीने अपना नाम बदलता था ताकि पुलिस और पुराने मालिक मेरी तलाश न कर सकें। थोड़ी बातचीत के बाद अनिल ने कुश्ती लड़ रहे पहलवानों की चर्चा शुरू कर दी। वे तेल लगाए हुए जोर जोर से हाँफ रहे थे, एक दूसरे को उठा कर पटक रहे थे। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। कुछ देर बाद अनिल वहां से चल दिया। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिया। फिर से मिल गए? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपनी सबसे मासूम मुस्कान दिखाई और कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। अनिल ने साफ साफ कह दिया। मैंने कुछ पल सोचा, शायद मैंने इस आदमी को गलत समझ लिया था। फिर मैंने पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अनिल ने पूछा। हाँ बिल्कुल। मैंने बिना सोचे समझे झूठ बोल दिया। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, अनिल ने कहा। वह मुझे जमुना सूट साहब के ऊपर बने अपने कमरे में ले गया और कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। लेकिन उस रात जब मैंने खाना बनाया तो शायद वह इतना भयानक था कि अनिल ने पूरा खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा, अपने सबसे मासूम और मनमोहक मुस्कान के साथ। अनिल मेरी हालत देखकर हंस पड़ा। कुछ देर बाद उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। उसने कहा कि जल्द ही वह मुझे पूरा वाक्य लिखना और गणना करना भी सिखाएगा। मैं उसका आभारी था। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मेरे लिए आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं रहेगी। अनिल के लिए काम करना काफी सुखद था। मैं सुबह चाय बना लेता और फिर पूरे दिन चीजें खरीदने में समय बिताता। आमतौर पर रोज 1 रुपए का मुनाफा हो जाता था। मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि मैं थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। एक हफ्ते उधार लेता तो अगले हफ्ते उधार देता। वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंता करता रहता था, लेकिन जैसी चेक आता वह बाहर जाकर खुशी मनाता। लगता है वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। एक अजीब तरीका था जीवन यापन करने का। एक शाम वो घर लौटा, उसके हाथ में कुछ नोटों का छोटा सा बंडल था और उसने कहा कि उसने एक किताब एक प्रकाशक को बेच दी है। रात को मैंने देखा वो पैसे गद्दे के नीचे छिपा रहा था। मैं अनिल के साथ लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और शॉपिंग में हेरा फेरी करने के अलावा मैंने अपने काम से जुड़ा कुछ भी नहीं किया था। मुझे यह सब करने का हर अवसर मिल रहा था। अनिल ने मुझे रूम की चाबी दी थी और मैं जब चाहूं आ जा सकता था। उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था। यही कारण था कि उसे लूटना इतना मुश्किल था। एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि वो लूटा जा सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल होता है। कभी कभी उसे यह भी नहीं पता चलता कि उसे लूट लिया गया है और इससे काम का मजा ही चला जाता है। खैर, अब मुझे असली काम करना चाहिए, मैंने सोचा। मेरी प्रैक्टिस तो खत्म हो गई है और अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो वह इन्हें अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आखिरकार वह मुझे भी पैसे नहीं देता। अनिल सो रहा था। चांद की एक किरण बालकनी से होती हुई बिस्तर पर गिर रही थी। मैं जमीन पर बैठकर स्थिति का आकलन कर रहा था। अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस पकड़कर लखनऊ जा सकता था। कंबल से धीरे धीरे निकलते हुए मैं बिस्तर के पास पहुंच गया। अनिल शांति से सो रहा था। उसका चेहरा साफ और बिना झुर्रियों का था। यहाँ तक कि मेरी अपनी त्वचा पर भी अधिक निशान थे, हालांकि वे ज्यादातर जख्मों के थे। मैंने हाथ गद्दे के नीचे पैसे ढूंढने के लिए घुसाए। जब मुझे पैसे मिल गए तो मैंने उन्हें बिना कोई आवाज किए बाहर खींच लिया। अनिल ने सोते हुए एक आह भरी और मेरी ओर करवट बदली। मैं चौंक गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। सड़क पर पहुंचते ही मैं दौड़ने लगा। पैसे मेरी कमर में थे, जो मेरे पायजामे की डोरी से बंधे हुए थे। धीरे धीरे मैंने दौड़ना धीमा किया और पैसे गिनने लगा। 600 रुपए, 50-50 के नोट। अब मैं एक तेल समृद्ध अरब की तरह 1-2 हफ्ते आराम से जी सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी थी, बल्कि दौड़ते हुए सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। लखनऊ एक्सप्रेस अभी बाहर निकल रही थी। ट्रेन की रफ्तार अभी तेज नहीं हुई थी और मुझे एक डिब्बे में कूदने का मौका मिलना चाहिए था।
लेकिन मैं एक अजीब सी झिझक महसूस कर रहा था, किसी कारण से जिसे मैं समझा नहीं सकता, और इस वजह से मैंने जाने का मौका खो दिया। जब ट्रेन चली गई तो मैंने खुद को अकेला खड़ा हुआ पाया, सुनसान प्लेटफार्म पर। मुझे यह भी नहीं पता था कि रात कहाँ बिताऊं। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि दोस्त मदद से ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं, और मैं स्टेशन के पास के छोटे होटलों में रुककर किसी की जिज्ञासा का कारण नहीं बनना चाहता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वाकई अच्छे से जानता था वो आदमी था जिसे मैंने लूटा था। स्टेशन छोड़ते हुए मैंने बाजार की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अपने छोटे से चोर के करियर में मैंने हमेशा यह ध्यान से देखा था कि जब लोग अपनी चीजें खोते हैं तो उनके चेहरे पर क्या भाव होते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है, गरीब आदमी यह सब स्वीकार कर लेता है। लेकिन मुझे यह पता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ थोड़ी सी उदासी होगी। पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के नुकसान के लिए। मैंने खुद को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात काफी ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी और हल्की बारिश मेरी असुविधा को और बढ़ा रही थी। जल्द ही बारिश काफी तेज हो गई। मेरी शर्ट और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गए और एक ठंडी हवा बारिश को मेरे चेहरे पर उड़ा कर ले आई। मैं फिर से बाजार की ओर लौटा और घड़ी टावर की छांव में बैठ गया। घड़ी में आधी रात का समय दिखा रहा था। मैंने नोटों को छुआ, वे बारिश में भीग गए थे। सुबह वह शायद मुझे 2-3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता, लेकिन अब सब कुछ मेरे पास था। मैं अब न तो उसका खाना बना सकता था, न बाजार जा सकता था, और न ही पूरे वाक्य लिखना सीख सकता था। चोरी की उत्तेजना में मैं उन्हें भूल गया था। मुझे पता था कि पूरे वाक्य लिखना एक दिन मुझे कई सौ रुपए कमाने योग्य बना देगा। चोरी करना तो सरल काम है और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही सरल होता है, लेकिन एक बड़ा आदमी, एक समझदार और सम्मानित आदमी बनना कुछ और ही है। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, कम से कम पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। मैं जल्दी जल्दी कमरे में वापस आ गया। बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि कुछ चुराना जितना आसान होता है उसे बिना पकड़े लौटाना उतना ही कठिन। मैंने दरवाजा चुपचाप खोला, फिर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बादलों में चांदनी छिप रही थी। अनिल अभी भी सो रहा था। मैं बिस्तर के सिरे तक धीरे धीरे पहुंचा और नोटों को अपने हाथ में लेकर बाहर निकाला। मुझे उसका सांस अपने हाथ पर महसूस हुआ। मैंने 1 मिनट तक स्थिर रखकर इंतजार किया। फिर मेरा हाथ गद्दे के किनारे तक पहुंचा और मैंने नोटों को अंदर धकेल दिया। अगले सुबह मैं देर से उठा और पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपनी हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच एक 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल धड़कते हुए बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे पकड़ लिया गया है। कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, उसने बताया। अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। मेरे मन की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो देखा कि वो अभी भी रात की बारिश से भीगा हुआ था। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। उसे सब कुछ पता था, लेकिन न तो उसके होठों पर और न ही उसकी आंखों में कुछ भी दिखाई दिया। मैंने अनिल को अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी और मुस्कान अपने आप आ गई, बिना किसी कोशिश के। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है और हमें अपने किए गए गलतियों से सीखने का मौका हमेशा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।